सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में ऑनर फंड हमारा डन हो चुका है और जो नेक्स्ट जो आपका सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है वो आपका बोरोड फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट डू यू मीन बाय द बोरोड फंड? बोरोड फंड है क्या? कहता बोरोड फंड का मतलब होता है कि व्हेन ए फर्म बोरो द मनी फ्रॉम आउटसाइडर पार्टी। जब भी एक फर्म एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए किसी भी आउटसाइडर पार्टी से मनी बोरो करेगी है उस फंड को बोरोड फंड कहा जाता है। बोरोड फंड हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं मिलता है, कभी भी हमें फिक्स टाइम के लिए बोरोड फंड अवेलेबल नहीं होता है। जैसे जो ओनर फंड है, जैसे इक्विटी शेयर्स है, वो आपको परमानेंट कैपिटल देते हैं। परमानेंट का मतलब एक बार अगर हमें इक्विटी शेयर से फाइनेंस मिल जाता है तो कंपनी को वो पैसा कभी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बोरोड फंड से अगर आप फंड रेंज करते हो तो वो आपको एक फिक्स टाइम के लिए ही अवेलेबल होता है। वो फिक्स टाइम के बाद आपको मनी क्या करना पड़ता है? रिटर्न करना पड़ता है। बोरोड फंड में कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से सोर्स आते हैं? बोरोड फंड में जो फर्स्ट सोर्स है वो आपका आता है ट्रेड क्रेडिट। नाम से पता चल रहा है उधार पर ट्रेड करना। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि व्हेन ए फर्म परचेज द गुड्स फ्रॉम ए सप्लायर ऑन क्रेडिट बेस। जब एक फर्म सप्लायर से क्रेडिट बेस पर रॉ मटेरियल या फिर मशीन के स्पेयर पार्ट्स क्रेडिट पर परचेज करती है तो उसको बोला जाता है ट्रेड क्रेडिट। उसको क्या बोला जाता है? ट्रेड क्रेडिट। जैसे कोई भी फर्म है वो गुड्स का प्रोडक्शन करती है, तो उसको क्या चाहिए? मशीन चाहिए, मशीन के स्पेयर पार्ट्स चाहिए, रॉ मटेरियल उसको चाहिएगा। तो ये सारी चीजें अगर वो क्रेडिट पर परचेज करती है, वो जो फर्म है वो अगर सप्लायर से रॉ मटेरियल क्रेडिट पर परचेज करती है तो सप्लायर जो है वो फर्म को ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल कर रहा है। क्योंकि गुड्स तो हमें अवेलेबल हो रही है लेकिन पेमेंट हमें कुछ समय के बाद करनी है। तो इट मीन्स जो फर्म है उसको क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है। ट्रेड क्रेडिट पर हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ट्रेड क्रेडिट पर हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है क्योंकि जनरली 3 to 6 मंथ की एक सप्लायर एक बिजनेसमैन को क्या देता है? क्रेडिट की फैसिलिटी देता है। तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रेड क्रेडिट। सबको ट्रेड क्रेडिट का मीनिंग क्लियर हो गया? व्हेन ए फर्म परचेज कोई भी रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, मशीन फ्रॉम ए सप्लायर ऑन क्रेडिट बेस, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड क्रेडिट। This is the short-term financing facility. In trade credit, generally supplier is also give the credit period 3 to 6 month की credit period की फैसिलिटी एक सप्लायर एक फर्म को अवेलेबल कराता है। क्रेडिट की फैसिलिटी 3 चीजों पे भी डिपेंड होती है। नेचर ऑफ द फर्म, कि फर्म का बिजनेस किस टाइप की फर्म है। एक डेली यूज का प्रोडक्शन करने वाली फर्म है, फैशनेबल गुड्स है, टेक्नोलॉजिकल गुड्स का प्रोडक्शन करने वाली फर्म है, किस टाइप का नेचर है, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग फर्म है, किस टाइप की नेचर है फर्म का। साइज ऑफ द फर्म पर भी क्रेडिट की फैसिलिटी डिपेंड करती है क्योंकि अगर आपकी फर्म का साइज काफी लार्ज है तो डेफिनेटली आपको क्रेडिट की फैसिलिटी इजीली से अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर आपके फर्म का साइज स्मॉल है तो आपको क्रेडिट की फैसिलिटी इजीली से अवेलेबल नहीं होती है। क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द फर्म, अगर आपकी फर्म की क्रेडिट वर्थनेस अच्छी है, अच्छी गुडविल है, अच्छी स्टॉक है आपकी फर्म की मार्केट में, अगर आपकी फर्म की अच्छी स्टॉक है, अच्छी गुडविल, अच्छी क्रेडिट वर्थनेस है तो आपको ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी इजीली से अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। और अगर आपकी क्रेडिट वर्थनेस अच्छी नहीं है तो आपको ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी इजीली से अवेलेबल नहीं होती। तो ये हमारा टॉपिक है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मीनिंग सबको क्लियर हो गया? किसी बच्चे को ट्रेड क्रेडिट में कोई डाउट? कि जब भी एक फर्म क्रेडिट पर गुड्स परचेज करती है सप्लायर से, दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड द ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है? कई बार बच्चों पूछ रहे थे मैम फर्म तो खुद कस्टमर्स को बेच रही है, ठीक है, तो फर्म बेच रही है कस्टमर्स को, फर्म भी तो कहीं से रॉ मटेरियल खरीद रही है गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो जहां से भी परचेज करेगी फर्म, तो अगर सप्लायर उसको क्रेडिट की फैसिलिटी देता है, क्योंकि हम सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं कि बिजनेस के पास पैसा कहां से आता है, तो यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करना है। इसलिए बिजनेस अगर उधार पर गुड्स परचेज करता है सप्लायर से तो उस फैसिलिटी को ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी कहा जाता है। उसके बाद आता है फीचर्स। कहता है कि भाई ट्रेड क्रेडिट हमें रेडली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, यानी ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट में हमें इजीली से अवेलेबल हो जाता है किसी भी सप्लायर से।
इसके लिए हमें किसी टाइप की कोई रजिस्ट्रार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती, किसी टाइप का कोई लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी हमें इजीली से किसी भी सप्लायर से हमें इजीली से अवेलेबल हो जाती है, इसके लिए हमें किसी टाइप की कोई लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि ट्रेड एक सप्लायर ने हमें क्रेडिट की फैसिलिटी दी है 6 मंथ के लिए, लेकिन अगर 6 मंथ से पहले मेरे पास पैसा आ जाता है तो टाइम से पहले भी मैं सप्लायर को क्या कर सकती हूँ, पेमेंट कर सकती हूँ। समझ आ गया? कोई अमाउंट भी फिक्स नहीं है ट्रेड क्रेडिट का कि भाई एक सप्लायर मुझे 50,000 तक की क्रेडिट की फैसिलिटी देगा। सप्लायर चाहे कि मुझे 1 लाख तक, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15, 20, 50 लाख तक की भी ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी दे सकता है सप्लायर। ठीक है, जब चाहे हम उससे पैसा क्रेडिट की फैसिलिटी ले सकते हैं और जब चाहे हमारे पास पैसा आएंगे हम उसको ट्रेड क्रेडिट यानी क्रेडिट या जो भी पैसा है उसका लमसम पेमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है जैसे आपने इक्विटी शेयर से एक बार पैसा ले लिया, अगर आपके पास कैपिटल आ जाती है, ओवर कैपिटलाइजेशन है, तो आप चाहकर भी इक्विटी का पैसा रिटर्न नहीं कर सकते, वो इनफ्लेक्सिबल होता है। लेकिन कहता है जो ट्रेड क्रेडिट है वो फ्लेक्सिबल सोर्स होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि कोई रिजिड रूल्स रेगुलेशन नहीं होते ट्रेड क्रेडिट के। इट कैन बी इजीली एडजस्टेड विद द चेंजिंग नीड ऑफ परचेज एज टाइम ऑफ पेमेंट इज जनरली एडजस्टेड इन व्यू ऑफ पास्ट डीलिंग। कहता है इसका टाइम भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। आपको जब चाहे अगर 2 मंथ की क्रेडिट फैसिलिटी लेनी है तो 2 महीने की मिल जाती है, 4 की। अगर मान लो सप्लायर ने मुझे 2 मंथ की क्रेडिट फैसिलिटी दी, 2 मंथ में मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं हो पाए, कहीं भी रीजन से पैसा नहीं आया, तो मैं अपनी क्रेडिट जो टाइमिंग पीरियड है उसको एक्सटेंड भी करवा सकती हूँ। इसलिए ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जब चाहे टाइम को भी हम अप डाउन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद नो फ्लोटेशन कॉस्ट, कहता है ट्रेड क्रेडिट के लिए किसी टाइप की कोई फ्लोटेशन कॉस्ट हमें बियर करनी नहीं पड़ती है। सबसे पहले तो आप ये बताओ, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लोटेशन कॉस्ट? जो कॉस्ट शेयर इशू करने के लिए लगती है। वेरी गुड, यानी सिक्योरिटीज इशू करने पर जो भी कॉस्ट अराइज होती है उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है? फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन कहता है अगर हम ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी लेते हैं, एक फर्म अगर सप्लायर से ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी लेती है तो उसको किसी टाइप की कोई फ्लोटेशन कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि किसी टाइप का कोई रजिस्ट्रार से परमिशन या कोई प्रोस्पेक्टस या एनी अदर टाइप की लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने की जरूरत नहीं है। तो किसी टाइप की कोई फ्लोटेशन कॉस्ट ट्रेड क्रेडिट में हमें बियर नहीं करनी पड़ती है। इट्स क्लियर? इंक्रीज इन प्राइसेस, ये बात आप क्या आप इस बात से एग्री हो कि ट्रेड क्रेडिट में जब एक सप्लायर आपको क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है तो कहता है जब वो उधार पर अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपनी गुड्स की प्राइस क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो अगर सेम गुड्स आप कैश में किसी दूसरे सप्लायर से परचेज कर रहे हो तो कहते हैं वही सेम गुड्स आपको लेस प्राइस पर अवेलेबल हो जाते हैं अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो। लेकिन अगर आप क्रेडिट पे परचेज करते हो तो सप्लायर कहीं ना कहीं कस्टमर्स से हाई प्राइस चार्ज करता है, यानी अपनी गुड्स की प्राइस को इंक्रीज कर देता है। बेटा यू आर एग्री विद दिस पॉइंट, यस या नो? क्या आप इस बात से एग्री हो कि रियल में एक जो सप्लायर है अगर क्रेडिट पे किसी को गुड्स देगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेती हूँ, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करें, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। मैं किसी एक शॉप पे जाती हूँ और मैं उसकी परमानेंट कस्टमर हूँ, मैं उसको क्या करती हूँ 1 मंथ में जितनी भी गुड्स मैं परचेज करती हूँ तो परचेज करके लाती हूँ, 1 मंथ में उसका हिसाब किताब कर देती हूँ एक बार, ठीक है, जब मुझे मेरी सैलरी आती है। तो क्या वो जो सेलर है वो मुझे हाई प्राइस पर गुड्स सप्लाई करेगा या जैसा नॉर्मल कस्टमर्स होता है वैसा सेम रेट लगाएगा या मेरा प्राइस हाई रखेगा? यस या नो? वो प्राइस क्या रखता है? जो एमआरपी होती है, ठीक है, अगर कैश में आप पेमेंट करके आते हो तो वो एमआरपी से कम भी आपको पेमेंट कर देता है क्योंकि आप उसको तुरंत कैश पेमेंट कर रहे हो। और कैश अगर आप पेमेंट करके आते हो तो आप बार्गेनिंग करके भी कैश को कम करवा सकते हो, समझ आ रहा? प्राइस कम करवा सकते हो बार्गेनिंग करके भी अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो। बट अगर आप क्रेडिट की फैसिलिटी दे रहे हो तो उस केस में बार्गेनिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि जो उसकी प्राइस लिखी हुई है एमआरपी उसी प्राइस पर वो आपको सेल करेगा। चाहे कई बार बहुत सारी गुड्स होती है जो एमआरपी कुछ लिखी होती है लेकिन उस कम प्राइस पर हमें क्या हो जाती है? अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ट्रेडी दे रखा होता है सेलर ने या मैन्युफैक्चरर ने। तो इस टाइप का कोई TD/CD आपको कभी भी ट्रेड क्रेडिट पे अवेलेबल नहीं होता। और ये बात सच भी है, उधार खरीदोगे यानी क्रेडिट पे
परचेज करोगे तो डेफिनेटली एक सेलर आपसे कहीं ना कहीं प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है, क्योंकि वो तो ये कहेगा भाई गुड्स की जो प्राइस है वही चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन सेम गुड्स अगर कैश में खरीद के लाओगे तो आपको कम प्राइस में अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि वहाँ सीडीओ जो कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट है वो सारी फैसिलिटी भी हमें अवेलेबल होती है, लेकिन ट्रेड क्रेडिट पे कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट की कोई फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं होती है। उसके बाद लीगल एक्शन। लीगल एक्शन का मतलब कि भाई सप्लायर ने आपको एक फिक्स टाइम के लिए क्रेडिट की फैसिलिटी दी है कि 2 मंथ बाद आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे, लेकिन 2 मंथ में भी अगर आपने प्रॉपर पेमेंट नहीं किए और उसने क्या कर रखा है, एक प्रोमिसरी नोट भी साइन किया हुआ है या उसने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा रखा है जो आपका अकाउंट्स में चैप्टर चला हुआ है, अगर ड्यू टाइम पर आपने उस पेमेंट नहीं की है सेलर को, तो सेलर आपके अगेंस्ट में क्या ले सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। किसी भी सेलर ने आपको क्रेडिट की फैसिलिटी दी और क्रेडिट फैसिलिटी में लिखा हुआ है कि 2 महीने पर आपको पेमेंट करनी है, 2 मंथ में भी आपने 2 मंथ में भी उसने आपने एक्यूरेट टाइम पर पेमेंट नहीं की, तो उस केस में सेलर आपको नोटिस देगा। नोटिस मिलने के बाद भी अगर एक्यूरेट टाइम पर पेमेंट नहीं करोगे तो सेलर आपके अगेंस्ट में क्या ले सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब व्हेन एनी सप्लायर अवेलेबल द क्रेडिट फैसिलिटी टू ए मैन्युफैक्चरर दैट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। ये शॉर्ट टर्म की फाइनेंसिंग फैसिलिटी होती है और साथ ही साथ जनरली ये 3 to 6 मंथ की क्रेडिट फैसिलिटी होती है, 3 to 6 मंथ जनरली। ठीक है, और ये इन जिन चीजों पे डिपेंड है, आपकी फर्म का नेचर कैसा है, साइज कैसा है, आपकी फर्म की गुडविल कैसी है, इन सब पर क्रेडिट की फैसिलिटी डिपेंड है। अगर साइज बड़ा है, गुडविल अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो आपको ज्यादा क्रेडिट की फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन अगर आपकी फर्म मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ट्रेडिंग फर्म है, साइज छोटा है और गुडविल भी अच्छी नहीं है, तो आपको क्रेडिट की फैसिलिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इजीली अवेलेबल हो जाता है, कोई स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती, फ्लेक्सिबल होता है, टाइम पीरियड आप अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट भी इसकी नहीं होती है, और कहता है जब भी हम क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हैं तो जनरली सेलर हाई प्राइस हमारे से चार्ज करता है, और अगर आपने ड्यू टाइम पर सेलर को अमाउंट पेमेंट नहीं की तो सेलर आपके अगेंस्ट में क्या ले सकता है, लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो ये था आपका ट्रेड क्रेडिट है क्या और उसकी फीचर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, ये आपका सेकंड है, बोरोड फंड का जो दूसरा सोर्स है वो आपका पब्लिक डिपॉजिट है। बोरोड फंड का दूसरा सोर्स आपका कौन सा है, पब्लिक डिपॉजिट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक डिपॉजिट है क्या। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं उसके बाद आप लोगों को कराऊंगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हर बच्चा मुझसे ध्यान हटाए। पब्लिक डिपॉजिट भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस रेज करने का एक मेथड है, एक तरीका है। ठीक है, जब भी ये अनसिक्योर्ड फंड होता है, इस पर किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी कंपनी हमें अवेलेबल नहीं करती है। जब भी किसी कंपनी को, और पब्लिक डिपॉजिट को सिर्फ एक पब्लिक कंपनी यूज कर सकती है, प्राइवेट कंपनी इस वाले सोर्स को यूज भी नहीं कर सकती है, प्राइवेट कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है, सिर्फ एक पब्लिक कंपनी के लिए। जब किसी पब्लिक कंपनी को फाइनेंस की जरूरत होती है तो पब्लिक कंपनी एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल देती है कि पब्लिक डिपॉजिट चाहिए। ठीक है, और उस पब्लिक डिपॉजिट पर वो इंटरेस्ट भी अवेलेबल करती है पब्लिक को। जिन जिन लोगों के पास, उस एड को देखकर जिन जिन लोगों के पास भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, ठीक है, वो लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके कंपनी के पास पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में फंड इन्वेस्ट करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, हम बैंक में जमा कराते हैं, बैंक को समझ आ रहा है, तो बैंक हमें उस पैसे पर क्या दे रहा है, इंटरेस्ट देता है। सेम इसी तरीके से ही जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट यानी न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि जिन जिन लोगों के पास भी एक्स्ट्रा पैसा है, उस पैसे पर वो पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक से इनवाइट करती है और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन करती है। पब्लिक डिपॉजिट की रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होती है, तभी पब्लिक इस पर ज्यादा इंटरेक्ट होती है, ज्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि बैंक में जमा करेंगे तो बैंक को कम इंटरेस्ट देगा, अगर कंपनी में पैसा जमा करेंगे तो कंपनी हमें ज्यादा इंटरेस्ट देगी। लेकिन जब पब्लिक अपने एक्स्ट्रा पैसा को कंपनी में डिपॉजिट करती है तो कंपनी किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी पब्लिक को नहीं देती है, सिर्फ इंटरेस्ट देती है। ये भी हमारी शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है। जनरली 6 to 3 इयर्स जो पब्लिक डिपॉजिट से हमें पैसा मिलता है, उस पैसे को हम मैक्सिमम 3 साल तक ही यूज कर सकते हैं। 3 साल के बाद वो पैसा हमें पब्लिक को क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। 3 साल के बाद वो मनी हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो ये भी हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ही हमारी फुलफिल करती है पब्लिक डिपॉजिट। समझ आ गया?
अच्छा, एक और बात है, पब्लिक डिपॉजिट का जो सोर्स है वो फेयर वेदर फ्रेंड है, अच्छे मौसम का साथी है। क्योंकि जब आपकी कंपनी की रेपो अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो ही पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा जमा करने के लिए एग्री होगी। क्योंकि पब्लिक को भी लगता है क्या, क्योंकि सिक्योरिटी तो कंपनी कोई देती ही नहीं है, पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करने के लिए तभी एग्री होगी, ठीक है, जब पब्लिक को ये लगता है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और टाइम पर हमारा पैसा रिटर्न करेगी। अगर मान लो आपकी कंपनी अच्छा पैसा मतलब कि अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो उस केस में आपको पैसे की भी जरूरत है। तो उस केस में अगर आप पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करना चाहो तो आपको इजीली से फंड अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक अट्रैक्ट नहीं होगी कंपनी की तरफ। पब्लिक को डर रहेगा, यार इस टाइप की कंपनी में पैसा जमा करा देंगे तो ये रिटर्न कैसे करेंगे, और सिक्योरिटी को है नहीं, तो पब्लिक को अपनी कैपिटल के लॉस होने का डर होता है। तो उस केस में आप पब्लिक डिपॉजिट से आपको फंड इजीली से अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है कि पब्लिक डिपॉजिट फंड जो होता है वो फेयर वेदर फ्रेंड है, अच्छे मौसम का साथी है। समझ आ गया? कई बार आप लोगों ने देखा ना, आपके कई दोस्त ऐसे होते हैं, जब आपका दिन अच्छे चलते हैं, अभी तो आप बच्चे हो, जब आपकी रियल लाइफ आएगी, जब आपके दिन अच्छे से चल रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, दुख की घड़ी आ जाती है, या हमारा बिजनेस लॉस पे चला जाता है, तो उस केस में सभी लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब बाकी जो दोस्त थे वो रियल आपके फ्रेंड नहीं थे, वो फेयर वेदर फ्रेंड थे, अच्छे मौसम के साथी थे वो लोग आपके, एक्चुअल में वो आपके दोस्त थे नहीं थे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे बुक में इसका मीनिंग देखिए पब्लिक डिपॉजिट का। पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइटेड फ्रॉम द पब्लिक। इसको अनसिक्योर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर कंपनी किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी पब्लिक को नहीं देती है। एक कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेसेस एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। एक कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पब्लिक को क्या करती है? इनवाइट करती है पैसा डिपॉजिट करने के लिए। Any member of the public can fill up the prescribed form and deposit money with company. पब्लिक में से कोई भी पर्सन एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करता है और कंपनी में पैसा क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? पब्लिक डिपॉजिट। बेटा सारे बच्चों को मीनिंग क्लियर हो गया? पब्लिक डिपॉजिट एक अनसिक्योर्ड फंड होता है, जब एक कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक पब्लिक को इन्विटेशन सेंड करती है पब्लिक डिपॉजिट के लिए, और इंटरेस्टेड पर्सन जिनके पास एक्स्ट्रा फाइनेंस होता है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पब्लिक में पैसा क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मीनिंग क्लियर होने के बाद आती है उसकी फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट आता है अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कि जो पब्लिक डिपॉजिट है वो अनसिक्योर्ड फाइनेंस है, अनसिक्योर्ड फंड है, क्योंकि जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक से इनवाइट कर रही है, यानी पब्लिक डिपॉजिट का मतलब पब्लिक से फंड ले रही है कंपनी उस फंड पर पब्लिक को किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं देती। सिक्योरिटी का मतलब किसी एसेट्स को गिरवी नहीं रखती। अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाए तो हाँ, ये हो सकता है कि बाय द वे कंपनी अगर लॉस पे चली जाती है और कुछ ऐसा होता है, तो उस केस में अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाए तो आप कंपनी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हो इसमें भी, ठीक है। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उस एप्लीकेशन फॉर्म का नीचे वाला एक पार्ट है ना, वो कट करके अपने पास रख लेते हो, जो प्रूफ होता है कि मैंने कंपनी में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है। तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। लीगल एक्शन लेने के बाद कोर्ट जो ऑर्डर देगा कि भाई कंपनी के एसेट्स को बेचकर इनको पेमेंट किया जाए, उसी ऑर्डर को आप फॉलो करोगे। आप अपने हिसाब से किसी एसेट्स को बेचकर खुद अपना पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि कंपनी किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी आपको अवेलेबल नहीं कर रही है। तो इसका मतलब होता है कि आप कोर्ट केस कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट जैसा ऑर्डर देगा वो हमें फॉलो करना पड़ेगा उसमें। सेकेंड आता है फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, कि जो आपका पब्लिक डिपॉजिट का पैसा है वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट का जो फंड है वो जनरली हम यूज करते हैं। पब्लिक डिपॉजिट का जो फंड है वो जनरली हमें 6 मंथ to 3 years के लिए मिलता है। The amount raised from public deposit is generally used by the company for meeting the requirement of working capital। यानी पब्लिक डिपॉजिट का पैसा हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। तो दे आर ए प्राइमरी सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, बट बाय रिव्यूइंग दीज कैन बी यूज्ड फॉर मिड टर्म आल्सो। देखो इधर यहाँ पर आपने देखा होगा पब्लिक डिपॉजिट में लिखा हुआ मीडियम सोर्स है, मिड टर्म का सोर्स है फंड का ही। वैसे तो पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो आपकी शॉर्ट टर्म की फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है।
शॉर्ट टाइम में आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। लेकिन अगर आप चाहो तो पब्लिक डिपॉजिट का पैसा उस शॉर्ट टर्म का टाइमिंग पीरियड पूरा होने के बाद उसको नेक्स्ट टाइम के लिए आप रिन्यू करवा सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इस बच्ची ने क्या करा, कंपनी में 1 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करा पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में कंपनी के पास। 1 साल के बाद में 1 साल तक इसको इंटरेस्ट प्रॉपर दे रही हूँ मैं, मतलब कंपनी। 1 साल के बाद ये कंपनी इसको ऑफर करती है कि आप अपना पैसा रिन्यू करवाना चाहते हो तो रिन्यू करवा सकते हो, हम इसी रेट से आपको इंटरेस्ट आगे अवेलेबल करते रहेंगे। अब इस बंदी पे डिपेंड है, अगर ये अपने पैसे को 1 साल के लिए रिन्यू करवा के और कंपनी को देना चाहती है तो दे सकती है, तो कंपनी को 2 साल के लिए मिल जाएंगे। फिर और आगे रिन्यू करवा सकते हो तो 3 साल के लिए मिल जाएंगे। कहने का मतलब होता है कि वैसे तो पब्लिक डिपॉजिट का जो मनी है वो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, लेकिन अगर आप चाहो तो पब्लिक डिपॉजिट का मनी आप आगे नेक्स्ट टाइम के लिए भी रिन्यू करवा सकते हो और वो आपके मिड टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सकता है शॉर्ट के साथ साथ। शॉर्ट टाइमिंग कौन सा होता है, ठीक है, मैक्सिमम 1 ईयर जो होता है वो आपका शॉर्ट टाइम है, और 1 ईयर से ज्यादा 5 ईयर आपका मिड टाइम होता है, और 5 ईयर से ज्यादा आपका लॉन्ग टाइम के लिए आप फंड रेज करते हो, तो ये टाइम क्या होगा। उसके बाद आता है टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड में आपको एक बात क्लियरली मेंशन है कि जो पब्लिक डिपॉजिट का पैसा है वो जनरली आपको मैक्सिमम 3 साल के लिए अवेलेबल होता है मैक्सिमम, और कम से कम आपका कितना होता है 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स। पब्लिक डिपॉजिट से पैसा आप 6 मंथ टू 3 ईयर्स के लिए रेज कर सकते हो, समझ आ गया। तो इसका मतलब 6 मंथ तक यूज करेंगे तो आपका शॉर्ट टर्म की वर्किंग कैपिटल यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो आप मैक्सिमम 1 साल के लिए यूज कर रहे हैं, जो आपकी डे टू डे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है वो वर्किंग कैपिटल है। इसका फॉर्मूला निकाला जाता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो टाइमिंग पीरियड 6 मंथ से 3 इयर्स के लिए आप पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज कर सकते हो। सिंपल प्रोसीजर है इसको रेज करने की, कोई ऐसा स्पेशल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। कंपनी सिंपल एक एडवर्टाइजमेंट एक न्यूज़पेपर में निकालती है, उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर इंटरेस्टेड पर्सन एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है और उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड मनी कंपनी में डिपॉजिट कर देता है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपनी में मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। वेरी सिंपल प्रोसेस है, कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी हमें फुलफिल करने की जरूरत नहीं। देखो एक बार कहता पब्लिक डिपॉजिट आर सिंपल टू रेज, वेरी सिंपल है इसको रेज करना। एक कंपनी सिंपली हैज टू प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन डिपॉजिट मनी विद द कंपनी बाय फिलिंग ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, द कंपनी इशू ए डिपॉजिट रिसीट इन रिटर्न। देखो ये जब भी आप कंपनी में पैसा जमा कराओगे तो कंपनी आपको डिपॉजिट रिसीट इश्यू करती है। वो डिपॉजिट रिसीट इस चीज का प्रूफ है कि आपने इतनी अमाउंट इस डेट को कंपनी में क्या करी है, डिपॉजिट करी है, ताकि अगर कंपनी एक्यूरेट टाइम पर आपका पैसा रिटर्न ना कर सके तो आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो इसी के यहाँ पर। आगे देखो ऑन रिवर्स ऑफ द रिसीट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डिपॉजिट्स आर प्रिंटेड। उसी रिसीट की रिवर्स साइड में जब आपने पैसा कंपनी में डिपॉजिट करा उसके पब्लिक डिपॉजिट की पूरी टर्म्स कंडीशन उस रिसीट पे भी मेंशन होती है। सबको समझ आ गया। तो पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करना वेरी सिंपल प्रोसेस होती है, कोई ज्यादा हाँ बोल बेटा मिनिमम कोई अमाउंट होता है फंड के लिए, मतलब हाँ है, ये देखो लिमिटेड अमाउंट आएगी ना, 1 मिनट वेट करो, आगे नीचे क्या हुआ है, लिमिटेड अमाउंट होते हैं कि वैसे तो पता नहीं करोड़ों रुपए ले लें, कितने ले लें, बाद में दे पाए नहीं दे पाए। मतलब बच्ची पूछ रही कि मिनिमम कितनी अमाउंट आप ले सकते हो, मैक्सिमम है, मिनिमम तो जितनी कम से कम ले लो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम कितनी ले सकते हो। 1 मिनट वेट करो बच्चे। उसके बाद आता है हमने मतलब कंपनी ने पैसा तो ले लिया पब्लिक डिपॉजिट से, अब कंपनी उस पैसे को रीपेमेंट कैसे करेगी, वापस कैसे रिटर्न करेगी पब्लिक को। जब भी कंपनी पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट इनवाइट करती है और कंपनी के पास पैसा आ जाता है पब्लिक डिपॉजिट से, तो कंपनी उस पैसे का 10% सेट असाइड यानी एक साइड में रख देती है। यानी जितना भी पैसा कंपनी के पास पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में आता है, कंपनी उस पैसे का 10%, जैसे मान लो इस बच्ची ने क्या करा, 10 लाख रुपए जमा करा कंपनी में, इस बच्ची ने 5 लाख करा, इसने 2 लाख करा, किसी ने 1 लाख करा, किसी ने 4 लाख, सबने करे जमा, ठीक है, सबका 10% जिसने जितना डिपॉजिट करा उन सबका 10% कंपनी एक साइड पे रख देती है।
बाकी 90% यूज कर लेती है जहाँ पे उसको यूज करना है, सबका 10% साइड में रख देती है। और जो 10% उसने साइड में रखा है उस अमाउंट का यूज कंपनी कहीं ना कहीं पब्लिक डिपॉजिट के रीपेमेंट के टाइम पे यूज करती है, ताकि कंपनी को वो फंड जब रिटर्न करे तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। समझ आ गया कैसे रीपेमेंट करती है? कि जब भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इनवाइट करती है और जितना भी फंड उसके पास पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में आता है उस फंड का 10% कंपनी साइड में डिपॉजिट कर, साइड का मतलब एक तरफ सेव कर लेती है। और जब भी कंपनी को पैसा रिटर्न करना होता है पब्लिक को, तो जो पैसा हमने 10% करा कुछ तो सबको एक साथ तो करना नहीं होगा रिटर्न, ऐसा नहीं होता ना सबको एक साथ करना है, तो कुछ पैसा तो वहां से इकट्ठा होगा, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट से और कंपनी ऐसे रिटर्न करती रहती है, ताकि रिटर्न के टाइम पे कंपनी को ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस भी ना करनी पड़े। अपनी सावधानी रखती है। इसी तरीके से इकोनॉमिकल है, सस्ता भी पड़ता है। कहता है पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करना काफी इकोनॉमिकल है। एक तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती भाई, एक न्यूज़पेपर में ऐड तो देनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं शेयर के कंपैरिजन में इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है ऐड की, ठीक है। तो कहते हैं इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट भी कम होती है, साथ ही अगर सेम पैसा आप किसी दूसरे बोरोड फंड से लेते हो, ठीक है, तो उसकी इंटरेस्ट की रेट उससे भी ज्यादा होती है। लिखा हुआ इसमें कि भाई एक इकोनॉमिकल ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इन्वॉल्व वेरी लेस कॉस्ट। पब्लिक डिपॉजिट की जो कॉस्ट है वो काफी कम होती है। कंपनीज डू नॉट नीड टू स्पेंड ऑन प्रोस्पेक्टस एंड अंडरराइटर कमीशन। ये आपका क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट है। ये जो प्रोस्पेक्टस और अंडरराइटर का कमीशन है ना, ये फ्लोटेशन कॉस्ट ही है, क्योंकि जब आप शेयर इशू करते हो सॉरी, तो आप लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ता है। अगर कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है तो कंपनी को अंडरराइटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, अंडरराइटर के थ्रू कंपनी को मार्केट में शेयर इशू करना पड़ेगा, यस या नो? उन सबको भी फीस देनी पड़ती है, तो ये सारे फ्लोटेशन कॉस्ट में आती है। तो इसका मतलब कि पब्लिक डिपॉजिट की फ्लोटेशन कॉस्ट भी कम होती है। आगे, देयर आर वेरी फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन्वॉल्वड इन ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट। इसका मतलब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी कम होती है पब्लिक डिपॉजिट की। द इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज लेस देन द इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर एंड लोन। अगर कंपनी पैसा डिबेंचर या बैंक लोन से लेती है तो कहता उनके इंटरेस्ट की रेट ज्यादा होती है। अगर कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है डिपॉजिट की फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट की रेट भी कम होती है, इसलिए कंपनी को ये सोर्स काफी इकोनॉमिकल लगता है। आप सोचोगे मैम अभी तो आपने ये बताया कि भाई बैंक में पैसा हम जमा करते हैं तो इंटरेस्ट कम मिलता है, और अगर पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में कंपनी में जमा करेंगे तो हमें इंटरेस्ट क्या मिलेगा? ज्यादा, इसलिए तो पब्लिक ज्यादा अट्रैक्ट होती है जमा करने के लिए। लेकिन आप याद रखना, बैंक जो हमें इंटरेस्ट दे रहा है वो सेविंग पे दे रहा है, सेविंग की रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमारे से इंटरेस्ट चार्ज क्या करता है? लोन पर ज्यादा करता है। याद रखना इस बात को। समझ आ गया? आप लोगों को पता है अंडरराइटर कौन होता है? जैसे हमारे अभी एक वर्ड आया अंडरराइटर। बेटा अंडरराइटर और ब्रोकर अलग अलग होते हैं। ब्रोकर तो वो पर्सन होता है जिसको सेबी अपॉइंट करती है, जो हमारी सिक्योरिटी को परचेज एंड सेल करवाने में क्या करता है? हेल्प करता है, और उसके बदले में हमारे से कमीशन चार्ज करता है। कोई बंदा अपने शेयर्स बेचना चाह रहा है, कोई बंदा शेयर्स खरीदना चाह रहा है, ब्रोकर उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन सेटल करवाता है, उसके बदले में क्या चार्ज करता है? अपना कमीशन। जो अंडरराइटर होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन, एक फर्म या पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, जो कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है जिन कंपनियों की गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं होती है। तो जैसे ही वो शेयर इशू करेंगे तो उनके शेयर्स मार्केट में सेल नहीं हो पाएंगे। अब उस कंपनी के लिए प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि मार्केट में शेयर सेल नहीं हो रहा, वो कैसे शेयर इशू करे? तो फिर वो कंपनी अंडरराइटर की हेल्प लेती है। अंडरराइटर वो पर्सन या फर्म होता है जो कंपनी से डील करता है कि मैं आपके सारे शेयर्स मार्केट में क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा, और अपना जो भी कमीशन या प्रॉफिट या जो हिस्सा है वो फिक्स कर देता है कि मुझे इसके लिए मान लो 10 लाख रुपए चाहिए। कंपनी उसको 10 लाख रुपए दे देती है, और वो कंपनी के सारे शेयर्स मार्केट में अपनी गुडविल के बिहाफ पर क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। जितने शेयर सेल हो गए मार्केट में, उन शेयर्स का पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास भेज देगा। कंपनी बताती है इस रेट से सेल होने चाहिए, और जो शेयर्स मार्केट में सेल नहीं हुए, अंडरराइटर वो शेयर्स खुद खरीद लेता है। अंडरराइटर वो शेयर्स क्या कर लेता है? खुद खरीद लेता है। उसको क्या बोला जाएगा? अंडरराइटर। जो खुद खरीद लेता है वो ज्यादा रिस्की पर्सन है, ठीक है। अब खुद खरीदेगा तो जितने के शेयर्स उसने खुद खरीदे वो पैसा भी उसको क्या? कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने तो उसके काम की फिक्स जो भी अमाउंट थी वो दे दी है, तो उस पर्सन को अंडरराइटर कहा जाता है। जबकि ब्रोकर इतना ज्यादा रिस्क नहीं उठाता, वो तो ट्रांजेक्शन डील कराने का ही कमीशन लेता है। ट्रांजेक्शन डील हो गई
तो कमीशन ले लेगा, ट्रांजेक्शन अगर डील नहीं हुई तो उसको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई पब्लिक डिपॉजिट काफी इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी कम होती है और साथ ही साथ पब्लिक डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट डिबेंचर या लोन की इंटरेस्ट रेट से भी कम होती है। और लास्ट है लिमिटेड अमाउंट। अब क्वेश्चन आता है जो बच्चे ने पूछा है कि मैं पब्लिक डिपॉजिट से कंपनी मैक्सिमम कितना फंड रेज कर सकती है। कहता है जितने आपके पास शेयर कैपिटल है, एक कंपनी की जो शेयर कैपिटल है प्लस उस कंपनी के जो रिजर्व्स हैं जितने भी हैं उनका मैक्सिमम 25% के बराबर ही आप पब्लिक डिपॉजिट से पैसा ले सकते हो। इससे ज्यादा आप पब्लिक डिपॉजिट से पैसा ले भी नहीं सकते। मैक्सिमम, कम कितना भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। जितनी कंपनी की शेयर कैपिटल है और जितना कंपनी ने सेविंग कर रखी, रिजर्व कर रखा अपने पास, उन सबको मिला के, ठीक है, उनका मैक्सिमम 25% आप यानी मैक्सिमम 25% आप पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में पब्लिक से रेज कर सकते हो। इससे कम ले सकते हो लेकिन इससे ज्यादा पैसा आप पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में पब्लिक से अरेंज नहीं कर सकते। क्यों? ऐसी लिमिट क्यों फिक्स की गई? क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा रूल क्यों बनाया गया है कि कंपनी अपने शेयर कैपिटल और रिजर्व का मैक्सिमम 25% की पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में पब्लिक से ले सकती है। ऐसी लिमिट इसलिए फिक्स की गई ताकि कंपनी बहुत ज्यादा फंड पब्लिक से रेज कर ले और उसके बाद रीपेमेंट ना कर पाए तो कंपनी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, पब्लिक के साथ भी फ्रॉड हो जाता है। इसलिए हमारे कंपनी एक्ट में ही रूल बना दिया कि कोई कंपनी मैक्सिमम जितना भी शेयर कैपिटल या रिजर्व उसका मैक्सिमम 25% की पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में रेज कर सकती है ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बाय द वे अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो उस केस में, समझ आ गया? तो ये था आपका पब्लिक डिपॉजिट। पहले सारे बच्चों को पब्लिक डिपॉजिट समझ आ गया। पब्लिक डिपॉजिट एक अनसिक्योर्ड फंड होता है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट मींस दैट सोर्स इन व्हिच ए कंपनी इनवाइट टू जनरल पब्लिक विद द हेल्प ऑफ ए न्यूज़पेपर, ठीक है, in an advertisement. After reading the advertisement, the public is also deposit some fund in company after fill up prescribed form. This deposit is called the public deposit. एक application form या prescribed form को fill करके public अपने required amount को कंपनी में डिपॉजिट कर देती है, उसी को पब्लिक डिपॉजिट कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो उस फंड को रिन्यू करवा के मिड टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रिव्यू अपने फुलफिल कर सकती है। कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता। वर्किंग कैपिटल का मतलब एक साल में जितना पैसा चाहिए, डे टू डे जो हमें जो एक्सपेंस चाहिए उन सब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। टाइमिंग पीरियड 6 मंथ से 3 ईयर होता है। सिंपल प्रोसीजर, न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ती है, ऐड को देखकर लोग एक फॉर्म फिल करके पैसा जमा कर देते हैं। रीपेमेंट जितना भी पैसा पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में आता है उसका 10% कंपनी साइड में रख लेती है और वो पैसा रीपेमेंट के टाइम पे यूज किया जाता है। इकोनॉमिकल होता है क्योंकि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होती है, लो होती है। और मैक्सिमम आप अपने शेयर कैपिटल और रिजर्व का 25% की पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में क्या कर सकते हो, पब्लिक से रेज कर सकते हो। उससे ज़्यादा पैसा पब्लिक डिपॉजिट से हायर भी नहीं कर सकते। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलो यहाँ से। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट पब्लिक डिपॉजिट का मीनिंग और उसकी फीचर्स में? नो? थैंक यू।